हेलो एवरीवन, मेरा नाम मलका है और मैं आपके ही चैनल लेपाक्षी एजुकेशन पर आपका स्वागत करती हूँ। तो हम एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। उसमें पहला चैप्टर हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं और दूसरा चैप्टर भी हमने समझ लिया है और अब हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। अब तक हमने पहला चैप्टर पढ़ा था सौरमंडल में पृथ्वी और दूसरा चैप्टर पढ़ा था हमने ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। आई होप आपको वो दोनों चैप्टर जो हैं सही से समझ में आ गए होंगे। वैसे ही आपको ये भी समझ में आ जाएगा। कोशिश करूँगी अपनी तरफ से कि आपको सही से और डिटेल में समझाऊँ और जो मेन पॉइंट है बस उन्हीं पर फोकस हो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है और उसमें वैसे तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हम उन्हीं में से जो क्वेश्चंस बनेंगे उन्हीं को हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। और हाँ, एक बात और, जब ये मेरा एनसीईआरटी का पूरा ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसी एनसीईआरटी क्लास 6 एसएसटी का पीवाईक्यू लेकर आऊँगी और एक एमसीक्यू, और उससे पता लगेगा कि हमारी कितनी तैयारी है और अब तक हमने जितना पढ़ा है उसमें से कुछ सालों में कितना आया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वी की गतियाँ। तो पहले हम देखते हैं कि कितने मतलब कौन कौन से, पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमें कवर करने हैं। पहला हो गया आपका घूर्णन, दूसरा हो गया आपका परिक्रमण और तीसरा हुआ आपका कक्षीय समतल और चौथा हुआ आपका प्रदीप्ति वृत्त। इनको हम एक एक लाइन में समझने की कोशिश करते हैं और एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएंगे, वैसे इतने नहीं समझ में आएंगे। तो देखते हैं कि पहले घूर्णन क्या होता है। घूर्णन अगर मैं आपको सही शब्दों में समझाऊं तो आपने लट्टू तो देखा ही होगा, वो अपनी जगह पर नीचे कील सी निकली होती है और उस पर अगर घुमाओ तो वो अपनी ही जगह पर घूमता रहता है। सेम वैसे ही आप समझ लो कि पृथ्वी भी है जो अपनी ही जगह पर घूमती रहती है, हर वक्त ही घूमती रहती है और अपना एक पूरा चक्कर 24 घंटे में कर लेती है। घूर्णन वो होता है, आई होप समझ में आ गया होगा, अपनी ही जगह पर घूमना घूर्णन होता है। पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती है, वो अपने ही हम अगर ऐसे बोलें तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब देखते हैं परिक्रमण। परिक्रमण जो है, परिक्रमण में ही शब्द छुपा हुआ है परिक्रमा। आप मंदिर जाते हो, आप कभी मथुरा गए होंगे तो गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं हम, और मंदिर में भी जाते हैं तो परिक्रमा ज़रूर करते हैं। तो कैसे करते हैं कि बीच में मंदिर और हम आसपास उसके पूरा एक परिक्रमा कर लेते हैं। तो वैसे ही पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिक्रमण करती है। पूरे एक साल उसका एक परिक्रमण पूरा हो जाता है, उसी को बोलते हैं परिक्रमण। अपनी ही जगह पर घूमकर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ठीक है। और अब देखते हैं कक्षीय समतल। कक्षीय समतल को देखने के लिए जरा मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। वैसे अगर वैसे बताऊँगी तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आपको मैं डायग्राम से समझाती हूँ। ये देखिए इधर दिख रहा होगा, ये देखिए, ये है आपका डायग्राम। अब देखिए ये है, मतलब अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे गेंद है, गोल होती है, उसे हम बीच के हिस्से से दो भागों में काट लेंगे तो वो हो जाएगा उसके कक्ष का समतल, बीच के हिस्से का कक्ष का समतल हो जाएगा। तो वैसे ही पृथ्वी को हम एक गोलाकार, मतलब एक काल्पनिक गेंद समझते हैं, उसको दो आकार में बांटते हैं तो हो गया उसका पृथ्वी का कक्षीय समतल। जैसे कि आप इसको समझिए, ये है कक्षीय समतल। अब इसके बिल्कुल केंद्र में, मतलब जो हमने कक्षीय समतल की एक रेखा खींची है उसके बिल्कुल केंद्र में से हम एक निकालते हैं, एक लंबा सा समतल पर एक लंब ऊपर की साइड पूरा। अब आपने देखा होगा कि ये जो हिस्सा होता है वो बनता है 90 कोण का। मैं आपको बता दूं कि पूरी पृथ्वी जो है वो 360, मतलब पृथ्वी का जितना भी वृत्त होता है एक, वो 360 डिग्री का होता है। अगर उसके हम दो पार्ट करेंगे तो 180 इधर 180 इधर, 180 होगी। लेकिन अगर हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा,
90, 90, 90 और 90। तो हम इस जगह की बात करें, इस वाले 90 की बात करें, इसकी बात डिग्री झुकी हुई है। अब 90 में से अगर हम 23.5 डिग्री काट देंगे तो कितना बचा? तो हमारे पास बचा 66.5 डिग्री। उसी की बात कर रहे हैं कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर 66.5 डिग्री झुकी हुई है। 66.5 डिग्री झुकी हुई है। मतलब अगर क्वेश्चन आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन ऐसे आए कि बताइए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो मतलब रटा रटाया जवाब है 23.5 डिग्री। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे आए कि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर कितनी मतलब कितने का कोण बनाती है या कितनी झुकी हुई है कोण बनाती है, ये झुकी हुई है एक ही बात है, तो वो कितनी होगी? 66.5 डिग्री होगी। इस चीज़ को ध्यान रखना ज़रा। ये मतलब हर कोचिंग में या कहीं ऐसे नहीं समझाते, तो आप आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो कि कक्षीय समतल क्या होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम प्रदीप्ति व्रत। प्रदीप्ति व्रत तो समझ लो कि ये है, ये डायग्राम मतलब ये जो चित्र बना के देते हैं ना एनसीईआरटी वाले, बहुत अच्छा बनाते हैं। अब आप ये समझ लो कि ये है, ये एक रेखा है जो खिंची हुई है, ठीक है, और ये दिन है और ये रात है। तो दिन और रात को अलग करने वाली जो रेखा होगी उसी को बोलेंगे हम प्रदीप्ति व्रत। ध्यान रखना इस बात का, प्रदीप्ति व्रत। इसे कॉपी में किसी में नोट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, बार बार आता है। प्रदीप्ति व्रत क्या होता है? प्रदीप्ति व्रत मतलब किन दो जगहों को डिवाइड करता है, या फिर प्रदीप्ति व्रत रेखा किसे कहते हैं, ये प्रदीप्ति व्रत पृथ्वी पर होता कहाँ है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो और ऑप्शन तो आजकल आपने देखे ही हैं, केवल एक, केवल दो, एक या दो, इस तरह के ऑप्शन आते हैं। अगर हमें उस क्वेश्चन का या उस चीज़ की डिटेल पता होगी तो हम सही आंसर पुटअप कर पाएंगे, उसमें हमें किसी भी कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको समझ में आया कि प्रदीप्ति व्रत क्या होता है? दिन और रात को अलग करने वाली जो रेखा होती है उसी को बोलते हैं हम प्रदीप्ति व्रत। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको घूर्णन भी समझाया और मैंने आपको परिक्रमण भी समझाया, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। देख लिया हमने। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लगाती है, हमें पता है। घूर्णन के समय काल की पृथ्वी दिन कहा जाता है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि मतलब पृथ्वी जो अपनी जगह पर ही घूमती है 24 घंटे में, उसको पृथ्वी की दैनिक गति भी कहते हैं और पृथ्वी दिन भी कहते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए, पृथ्वी दिन भी कहते हैं। किस चीज़ को? कि घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। मतलब 24 घंटे में जो अपनी ही जगह पर वो घूर्णन करके पूरा समय काल करती है, उसी को पृथ्वी दिन कहते हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बाकी यहाँ कुछ नहीं है, ये तो करें आओ कुछ करके सीखें बच्चों के एग्जाम्पल से, वो बच्चे ही करें तो ज़्यादा बेटर है। और अब हम यहाँ आते हैं। अब ये कह रहे हैं कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, अगर पृथ्वी अपनी जगह पर नहीं घूमेगी तो क्या होगा? फिर जो है सूर्य का जो प्रकाश है वो एक ही जगह पड़ेगा, और जिस हिस्से पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा वहाँ क्या होगी? ऊष्मा, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा। और हर वक्त ही जहाँ धूप पड़े, गर्मी पड़े, तो फिर वहाँ पर जीवन रहेगा क्या? सब चीज़ें जल जाएंगी। और उसी के विपरीत जहाँ सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर बहुत ज़्यादा शीत ऋतु होगी, बहुत बर्फ़ पड़ेगी, बहुत ज़्यादा वहाँ सर्दी का मौसम होगा। तो वहाँ भी जीवन संभव नहीं है, क्योंकि ना तो ज़्यादा ठंड में और ना ज़्यादा गर्मी में जीवन संभव नहीं है। तो वही बात कह रहे कि सूर्य की तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, और जिसमें नहीं होगा उधर गर्मी बहुत, मतलब जिसके कारण उस भाग में गर्मी होगी। इस चीज़ को हम अभी समझ चुके हैं। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहते हैं। ये आपको मैंने ऊपर भी बताया था। अब देखते हैं, पृथ्वी एक वर्ष में 365 और 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। इसको मैं समझाती हूँ आपको, ऐसे समझाती हूँ मैं आपको कि साल में पृथ्वी पूरे साल में पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। एक साल में 365 दिन और 6 घंटे। तो वैज्ञानिकों ने और सब ने अपनी सुविधा के अनुसार इन 6 घंटों को हटा दिया। तो एक साल हटा दिया, 6 घंटे ऐड हो गए। एक साल घटाया
दोबारा 6 घंटे ऐड हो गए। 1 साल फिर से घटाया, दोबारा 6 घंटे ऐड हो गए, और चौथी साल उसी 6 घंटों को मिला के प्लस 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 करके कितना हुआ, तो हुआ आपका 24 आवर। 24 आवर का आपको पता है एक पूरा दिन होता है, और वो जो एक पूरा दिन होगा वो कहाँ मिलेगा, फरवरी जो 28 दिन की होती है उसी में हम एक दिन ऐड कर देते हैं चौथी साल में जाके ऐड कर देते हैं, तो वो कितना होता है, 29 फरवरी का होता है। उसी को हम लीप वर्ष बोलते हैं। पूरे 4 साल में एक बार आता है। और क्यों आता है अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हर साल के 6 घंटे हम ऐड कर लेते हैं और चौथी साल में उसे मिला देते हैं, जैसे ही 24 घंटे होते हैं 6 घंटे करके। तो आई होप आपको लीप वर्ष समझ में आया होगा कि मतलब चौथी साल में 29 फरवरी क्यों होती है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं ये डायग्राम। ये जो चित्र है आपका कितना, ये कौन सा है, 3.3 पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। इसको समझने के लिए अपना दिमाग खोल के रखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। है बहुत सरल सी चीज़, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन इतना हो जाता है कि उस चीज़ को समझ कर भी हम नहीं समझ पाते। तो उसी को अब यहाँ पर हम सही तरीके से समझेंगे, ताकि इस चित्र में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे हम सही से कवर कर पाएंगे। अब चलिए हम इस चित्र को खुद बनाकर समझने की कोशिश करते हैं। पहले आपको पता है कि साल में 12 महीने होते हैं। अब 12 महीने को, ये तो 4 ऋतुएं होती हैं। देखिए, ये बसंत और ग्रीष्म और शीत और शरद ऋतु होती है। उसी हिसाब से इन्होंने 4 उसमें बांट दिए। हम इसको मंथ में बांटते हैं। ये 3 मंथ और 3 मंथ, ये टोटल हुए 12 मंथ्स हो गए। तो अब हम इसी हिसाब से देखेंगे कि अगर ये मैंने आपको 3 मंथ इसलिए भी ऐड कराया, जैसे कि अगर आपको 21 जून का क्वेश्चन आ गया और आपसे पूछा गया कि 23 सितंबर विषुव, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आ गया, तो आप आराम से हिसाब लगा लोगे कि मतलब 3 महीने बाद कौन सा महीना आएगा। उसी हिसाब से ये इसके बारे में पूछ रहे हैं, या 6 महीने बाद कौन सा आएगा, अगर ये इसके बारे में पूछ रहे हैं, दक्षिण उत्तरायणात के बारे में। और डिटेल में आपको बताते हैं, लेकिन 3 पार्ट में थोड़ा सही से ये चीज़ें समझ में और आ जाएंगी। पहले हम अपना डायग्राम बनाते हैं। तो चलिए, हमारा अब डायग्राम बन चुका है। तो इसको, ये सूर्य है और ये अपनी पृथ्वी है। तो सूर्य की रोशनी कैसे पड़ रही है, देखिए ये इधर पड़ रही है। पहले तो इसे देखिए कि ये अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर है 23.5 डिग्री पे जो है, और इधर ये उत्तर ध्रुव है, उत्तर ध्रुव बोलेंगे इसे, उत्तर ध्रुव है, और ये दक्षिण ध्रुव है। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल साफ साफ देख रहे होंगे कि सूर्य की जो रोशनी है वो उत्तर ध्रुव पर पड़ रही है और दक्षिण ध्रुव पर नहीं जा रही है। कैसे भी नहीं जा रही, क्योंकि ये यहीं पर रुक जा रही है, लेकिन उत्तर ध्रुव पर पूरी रोशनी पड़ रही है। अब देखते हैं कि अपनी 3 जो मुख्य रेखाएं होती हैं, पहली होती है कर्क, और फिर दूसरी विषुवत, और फिर तीसरी मकर। ठीक है। अब आप देखिए कि सूर्य की जो देखिए उत्तर ध्रुव पर फिर भी थोड़ी तिरछी पड़ रही हैं रेखाएं, पड़ रही हैं, लेकिन कर्क रेखा पर ये बिल्कुल सीधी पड़ रही है, बिल्कुल सीधी। और इस अवस्था को, इस दिन को हम बोलेंगे 21 जून। क्या बोलेंगे, 21 जून बोलेंगे। 21 जून को ये अवस्था होती है। और कर्क रेखा के आसपास जितना भी क्षेत्र है वहाँ पर इस टाइम पे बहुत ग्रीष्म ऋतु होगी। और ऊपर जो है यहाँ पर मतलब उत्तर पर ग्रीष्म ऋतु होगी। उसी के विपरीत दक्षिण में शीत ऋतु होगी, क्योंकि इधर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है। चलिए, आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। फिर आपको हम इसमें और समझने की कोशिश करते हैं। जो मैंने आपको डायग्राम समझाया था वो कुछ इस प्रकार का है। देखो, ये सूर्य की रोशनी पड़ रही है, ये अपना उत्तर ध्रुव, और ये अपना दक्षिणी ध्रुव है। इसे गोलार्ध भी बोलते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि आधे भाग में बांट दो तो गोले का आधा भाग गोलार्ध। तो वैसे ही ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। इधर सूर्य की रोशनी पड़ रही है तो यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहेगी, लिखा हुआ भी है ग्रीष्म ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध पर रोशनी नहीं पड़ रही है, सूर्य का प्रकाश कैसे भी नहीं आ रहा, तो ये यहाँ शीत ऋतु होगी। ठीक है। और देखिए, ये अपनी 3 रेखाएं हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, कर्क, विषुवत और मकर। तो सूर्य की रोशनी सीधी पड़ रही है कर्क रेखा पर पड़ रही है। यह अवस्था 21 जून की होती है। और इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं उत्तर आयनात।
ये जरूर ध्यान रखना। उत्तरायणात बोलते हैं इस अवस्था को, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि उत्तरायणात किस दिन होता है या उत्तरायणात की अवस्था क्या होती है, और अगर उत्तरायणात में उत्तरी गोलार्ध पर ग्रीष्म ऋतु है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ लोगे तो इतना वो कठिन नहीं होगा। ये जो उत्तरी हिस्सा है इतना यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी और इधर शीत ऋतु होगी। आई होप ये आपको समझ में आएगा। शीत ऋतु वहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता और ग्रीष्म ऋतु वहाँ जहाँ सूर्य का प्रकाश पड़ता है। और हाँ, एक बात और वो बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो तो आता ही है। ये आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध, इधर उत्तरी गोलार्ध देख रहे हैं। यहाँ पर लगातार 6 महीने दिन रहेगी जब तक यहाँ दिन रहेगा, जब तक दक्षिणी गोलार्ध में रात रहेगी 6 महीने लगातार। ये भी बहुत ज़रूरी जानकारी है, इसको तो समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अपनी पृथ्वी घूर्णन करती है तो वो 6 महीने तक जो उत्तरी ध्रुव है 6 महीने तक सूर्य के प्रकाश में रहता है। इसीलिए जब वो पृथ्वी घूर्णन करती है तो वो सूर्य के प्रकाश से थोड़ा सा हो जाता है, वो 6 महीने तक फिर से अंधेरे में पहुंच जाता है, फिर से 6 महीने तक रात होती है। लेकिन उसके विपरीत जब वो पृथ्वी घूर्णन करती है धीरे धीरे अपनी जगह पर और परिक्रमण भी करती है, घूर्णन के सामने आ जाता है, फिर 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में दिन रहेगा और उत्तरी गोलार्ध में रात रहेगी। आई होप समझ रहे होंगे इस चीज़ को। चलिए, अगर आपने ये डायग्राम सही से समझ लिया है तो फिर आगे कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत ही सरल है। देखिए ये जो है ये सूर्य के प्रकाश सामने से पड़ रहा है, और ये जो पृथ्वी की अवस्था दिखा रहे हैं ये पृथ्वी का पिछला हिस्सा है। ये मतलब पिछला हिस्सा, इधर अंधेरा है इस टाइम पे, इधर क्या है, रात हो रही है, इधर शीत ऋतु पड़ रही है, रात हो रही है इस वाले हिस्से पे। अब आप इसको मतलब इसे समझिए, ये पीछे का हिस्सा है और ये जो है आगे का हिस्सा। समझ लीजिए कि ये पृथ्वी जो है इसी के आगे के हिस्से की। अब आप सूर्य का प्रकाश देख सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ रहा है, आपको पता है। मैंने आपको बताया कि ये बीच वाली कौन सी होती है, विषुवत वृत्त। तो यहाँ पर इस दिन में ये जो आपकी 23 सितंबर है, वहाँ पर विषुवत वृत्त है वहाँ पर सीधी रोशनी पड़ती है प्रकाश की, जिसकी वजह से वहाँ गर्मी रहती है। और आपका जो है दक्षिणी गोलार्ध में उस टाइम पे शरद ऋतु रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे उस पर हल्की सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। उस टाइम पे मतलब वहाँ जो है हमने इस वाली अवस्था में देखा था यहाँ पूरा प्रकाश पड़ रहा था। यहाँ ना तो उत्तरी गोलार्ध उसके बिल्कुल सामने होता है और ना ही दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने होता है बिल्कुल भी। और जो विषुवत वृत्त है उसके ऊपर ही सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो वहाँ पर पूरी गर्मी रहेगी। लेकिन अभी इसके पूरे 6 महीने पूरे नहीं हुए उत्तरी गोलार्ध के, तो यहाँ शरद ऋतु रहेगी और यहाँ जो है दक्षिणी गोलार्ध पर बसंत ऋतु रहेगी। ठीक है, और इस अवस्था को हम बोलेंगे विषुव। क्या बोलेंगे, विषुव। इसको जरूर ध्यान रखना कि ये जो विषुव होती है वो इसीलिए अवस्था होती है कि जो विषुवत वृत्त है उस पर सीधा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। देख रहे हैं आप, सीधे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है विषुवत वृत्त पर, इसीलिए इस अवस्था को हम विषुव बोलते हैं। अब आप लगाइए साहब कि यहाँ 21 जून की बात कर रहे हैं और इसी के विपरीत 3 महीने बाद हम 23 सितंबर की बात कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 3 महीने बाद फिर इधर देख लीजिए, 3 महीने बाद क्या होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब दिसंबर पर आ जाइए। अब दिसंबर पर जो वो वाली अवस्था थी जो आपने इधर अवस्था देखी, इसके ठीक विपरीत इधर है। उधर आपने देखा कि उत्तरी ध्रुव पर सीधे प्रकाश पड़ रहा था, अब दक्षिणी ध्रुव पर सीधे प्रकाश पड़ रहा है। अब दक्षिणी ध्रुव पर सीधा सूर्य का थोड़ा तिरछा सा प्रकाश पड़ रहा है इधर। और लेकिन ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। तो अब किस पे पड़ रहा है सीधा प्रकाश, अब पड़ रहा है मकर रेखा पर। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में भी ग्रीष्म ऋतु रहेगी, मकर पे सीधे प्रकाश पड़ रहा है। तो मकर पर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊष्मा होगी। उधर कर्क रेखा पर पड़ रहा था उस टाइम पे, जब उत्तरी गोलार्ध में रोशनी पड़ रही थी, सूर्य का प्रकाश पड़ रहा था, तब कर्क रेखा पर पड़ रहा था सूर्य का प्रकाश सीधे। अब इधर जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो सीधा प्रकाश अब मकर रेखा पर पड़ रहा है।
ये इससे रिलेट करिएगा और ये इससे रिलेट करिएगा। दक्षिणी गोलार्ध मकर रेखा और उत्तरी गोलार्ध कर्क रेखा। और जो बीच का हिस्सा उसे वो विषुवती वृत्त, उस पर सीधी रोशनी पड़ेगी। अब ये कौन से दिन होता है, मैंने आपको दिसंबर तो बताई दिया। अब 22 दिसंबर, उधर 21 जून और इधर 22 जून, ठीक 6 महीने का पूरा। और हाँ, इसे बोलेंगे दक्षिणायनात, क्योंकि इधर 6 महीने अब दिन रहेगा। वो जो मैंने आपको बताया था 6 महीने अब इधर दिन रहेगा और 6 महीने अब इधर रात रहेगी। इधर अब शीत ऋतु रहेगी और इधर ग्रीष्म ऋतु रहेगी। अब इस अवस्था को हम दक्षिणी आयनात बोलेंगे। तो यहाँ पूरे में अब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, इधर नहीं पड़ेगा। खास इधर मतलब घूर्णन करता भी रहेगा, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है वो अब 6 महीने बाद ही सूर्य के सामने आएगा। और इधर 6 महीने तक दक्षिणी गोलार्ध सूर्य के सामने रहेगा, दक्षिणी ध्रुव। तो इसे दक्षिणायनात बोलते हैं। या आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसी जैसे ये आपने देखा, ये वाला मैंने आपको समझाया था, ये विषुव वाला, इसी के जैसा सेम यही है। मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था कि अब देखिए सूर्य का प्रकाश जो है विषुवत वृत्त पर पड़ रहा है। देखो ये यहाँ सीधा पड़ रहा है। और क्या कहते हैं, अब उत्तरी ध्रुव पर बसंत ऋतु होगी। नीचे उत्तरी ध्रुव पर उस टाइम पे शरद ऋतु थी और दक्षिणी ध्रुव पर बसंत था, लेकिन अब उत्तरी ध्रुव पर बसंत ऋतु है और दक्षिणी ध्रुव पर शरद ऋतु है। और ये दिन कौन सा है, 21 मार्च। सितंबर के बाद 6 महीने का हिसाब लगा लीजिए, 23 के 21 मार्च। इसे भी विषुव बोलेंगे। मैंने आपको बताया कि क्यों बोलेंगे, क्योंकि विषुवती वृत्त पर सीधा प्रकाश पड़ता है, इसलिए विषुव बोलते हैं। विषुव साल में 2 बार होता है और 6 महीने के मतलब गैप में वो उत्तरायनात, क्योंकि वहाँ 6 महीने दिन रहता है, और इधर दक्षिणायनात, क्योंकि वहाँ 6 महीने इधर दक्षिणायनात में 6 महीने दिन रहेगा, वो 6 महीने का गैप है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने जैसे आपको समझाया अपने हिसाब से तो मैंने सही समझाया है। ये वही बोल रहे हैं जो मैंने आपको अभी बताया, उत्तरायणायत 22 मतलब अब उन्होंने वहाँ चित्र बता दिया और इधर ये लोग डिटेल में समझा रहे हैं। अब मैंने आपको वो समझा दिया। अब देखते हैं हमारा चैप्टर ख़त्म। बस छोटा ही चैप्टर था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। आई होप आपको मेरा ये भी वीडियो पसंद आएगा। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।